नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट में। मैं हूँ नीलम पांडे और आप देख रहे हैं हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड विद डीके सिंह, जहाँ राजनीति से जुड़े प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। पहले प्रश्न के साथ आज के इस एपिसोड की शुरुआत करना चाहूँगी, जो अभी फेरबदल हुआ उत्तर प्रदेश में, उससे जुड़ा हुआ ये सवाल है। हमज़ा जानना चाहते हैं, राजनाथ सिंह जी का एक बेटा विधायक है और दूसरे को यूपी बीजेपी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है हाल में ही। तो वो कहते हैं कि एक तरह से जो ये अभी जो गतिविधियां हुई हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मार्गदर्शन मंडल की सीट राजनाथ सिंह को अपनी ओर बुलाने के लिए एक तरह से पुकार रही है। इस सरकार के बारे में कुछ भी अनुमान वो कहते हैं लगाना असंभव है, इसलिए मैं आपसे कैबिनेट फेरबदल में उनके बने रहने की संभावनाओं के बारे में नहीं पूछता हूँ, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि इन दिनों बीजेपी और सरकार में उनका कद और भूमिका क्या है? देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनका इक्वेशंस भी है। या आप प्रधानमंत्री से कर लें या फिर गृह मंत्री से बात करें, ये राजनाथ सिंह जी का काफ़ी बढ़िया इक्वेशन है, शुरू से ही रहा है, अभी भी उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। हम्म। मतलब जब भी कोई गवर्नेंस की बात आती हो या पॉलिटिक्स की हो, ये राजनाथ सिंह जी से इनपुट लिया जाता है, उनकी सलाह ली जाती है। तो अभी के डिस्पेंसेशन में वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कोई कैबिनेट फेरबदल हो या कहीं कुछ होगा तो उनका हम्म। कोई चेंज होगा। इनफैक्ट अब बीजेपी में बात करें, जो स्पेकुलेशन भी चलती है, तो लोग कहते हैं शायद अगले साल जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तब शायद राजनाथ जी उधर चले जाए। खैर, स्पेकुलेशन की बात कर रहा हम्म। हूँ, अभी कौन जानता है। बट काफ़ी वो रिस्पेक्ट कमांड करते हैं अभी भी। और उनके जो बेटों का भी जिस तरह से आपने देखिए, एक कहा। एमएलए हैं, दूसरा यूपी बीजेपी में उनको एडजस्ट किया गया है। बट देखिए, अब बीजेपी में जो एक डायनेस्टी का जो डेफिनेशन था, जो शुरू हुआ 2014 से पहले और जो अब है, वो डेफिनेशन चेंज हो गया है। पहले जो भी डायनेस्ट होते थे वहाँ आपके उस जब चीफ मिनिस्टर थे या उसके बाद जब प्रधानमंत्री बने, जो उस समय का जो एक उन पे एक तंज कसते थे हुँ। शायद डायनेस्ट पे, वो नहीं है। अब जो धीरे धीरे बीजेपी में वो चेंज हुआ है, क्या वो कहते हैं जो फैमिली रूल्ड पार्टी हो उनकी बात कर रहे हैं। अब नेचुरली जब आपके यहाँ कितने डायनेस्ट, कितने बड़े बड़े पोस्ट पे है बीजेपी में, बीजेपी के अंदर में हर एक सरकार में, हुँ। तो डायनेस्ट की अब बात क्या करेंगे। अब जैसे शुभेंदु अधिकारी आपके वेस्ट बंगाल के, वो डायनेस्ट हैं। आपने जो उसके पहले बिहार में आपने चीफ मिनिस्टर बनाया है, वो डायनेस्ट है। तो अब वो जो था ना कि क्योंकि पिताजी या दादाजी अगर कोई हुँ। पॉलिटिक्स में हो या माँ का पॉलिटिक्स में हो, तो अब डायनेस्ट उससे जो है सो बीजेपी को बहुत प्रॉब्लम हुआ करता था। अभी वो प्रॉब्लम नहीं दिख रहा। डेफिनेशन मतलब परिभाषा चेंज हो चुकी है डायनेस्ट की। जी। हमारे एक और व्यूअर हैं रूफ 007, वो पूछते हैं ऐसा क्यों है कि जो दक्षिणपंथी सरकारों को अक्सर वामपंथी सरकारों की तुलना में जनता के कम विरोध का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए वो कहते हैं ओबामा और बाइडेन के कार्यकाल में छोटी-छोटी बातों पर भी बड़े पैमाने पर आलोचना हुई, जबकि ट्रंप को कई आम लोगों से कम असहयोग का सामना करना पड़ा। इसी तरह वो भारत में कहते हैं यूपीए के समय बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आम थे, लेकिन आज सड़कों पर ऐसे विरोध प्रदर्शन कम ही देखने को मिलते हैं। जनता की प्रतिक्रिया के में जो ये अंतर आया है, इसके कोई बड़े कारण? देखिए, ऐसा कोई कॉम्प्रिहेंसिव कोई स्टडी या ऐसा कोई रिसर्च तो किसी ने किया नहीं है कि मतलब लेफ्ट विंग गवर्नमेंट में ज़्यादा प्रोटेस्ट शुरू हो, राइट विंग में कम होता है। हुँ। मतलब जब राइट पावर में होती है, तो ये कोई ऐसा हमारे पास कोई स्टडी है नहीं, तो इस पे कमेंट करना मुश्किल होगा। एक लार्जली ये जो बात कर रहे हैं कि यूपीए में इतना होता था, एनडीए में होता था, डिपेंड करता है इशू पर भी। अ, आप देखें, अच्छा अगर यूपीए में आपको याद आएगा तो आप एंटी करप्शन मूवमेंट अन्ना हजारे की बात करेंगे, इतना बड़ा था। लेकिन अब एनडीए में भी देखें तो फार्म इश्यूज को लेके जिस तरह का मोबिलाइजेशन हुआ था, इतना लंबा, इतने महीनों तक चला वो तो काफ़ी सालों बाद इस तरह का सस्टेन मूवमेंट चला हुँ। था। आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके जो जितना आपका डिमॉन्स्ट्रेशन चला अक्रॉस द कंट्री, तो हुए प्रोटेस्ट अभी भी होते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ मत भूलिए आप कि कांग्रेस जो है सो जनरली सरकार की पार्टी रही है। कांग्रेस को आदत है रूलिंग पार्टी की। बीजेपी एक नेचुरली वो एक अपोजिशन की पार्टी रही है, इतने लंबे विपक्ष समय में। तक अपोजिशन में रहे। तो जब ये जो बदला है दोनों का रोल, तो कांग्रेस अभी भी अपोजिशन में है, लेकिन वो अपोजिशन का नहीं प्ले कर पा रही है। वही अगर बीजेपी अभी होती अपोजिशन में और इतना कुछ हो रहा होता कांग्रेस की सरकार में, हुँ। तो अब देखते रोड्स पे क्या होता। क्योंकि एज एन अपोजिशन बीजेपी को पता है कि अपोजिशन कैसे किस तरह से चीज़ों को उठा सकती है, कैसे
चीज़ों को ले सकती है जनता में। वो कांग्रेस में अभी भी वो ऐसे लगता है कांग्रेस अपोजिशन अभी तक कन्विंस नहीं है कि अपोजिशन में है। अभी भी वो उनका रवैया और जिस तरह से पॉलिटिक्स करते हैं, जो रूलिंग पार्टी का पॉलिटिक्स होता है सोशल उस मीडिया तरह का पे भी ज़्यादा काफी रिस्ट्रिक्ट पॉलिटिक्स रहता होता है। है। हाँ, मोस्टली सोशल मीडिया पे। तो बीजेपी को आता है अपोजिशन पॉलिटिक्स करना, कांग्रेस अब तक वो सीख नहीं पाई है। एक पॉइंट वो होगा। दूसरा आप कह सकते हैं इसमें कि देखिए जो वेंट आउट करने के जो सोशल मीडिया का जो एक एक्सपेंशन हुआ है, मतलब 14 में भी जब बीजेपी 13 में भी जब बीजेपी अपोजिशन में थी उस समय आ रही थी खुल के, लेकिन लास्ट 10-12 साल में जिस तरह से एक्सपेंशन हुआ है सोशल मीडिया का, तो अगर किसी तबके में किसी ग्रुप में फ्रस्ट्रेशन है तो सारा वेंट आउट वहाँ पे एक वेंटिलेशन का एक माध्यम वो बन गया है। आपने देखा है जैसे कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर जो शुरू में जब तक सोशल मीडिया पे करना था तो इंस्टाग्राम पे उनके 23 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, फॉलोअर्स। मतलब विद इन डेज। लेकिन जब रोड पे आके प्रोटेस्ट करना था तो फिर वो आपको नहीं देखना है, क्योंकि आपने वेंट आउट कर लिया है अपना। तो वेंटिलेशन अवेलेबल है अभी, उसके लिए आपको रोड पे ग्रुप्स में आके नहीं करना पड़ रहा है। मतलब देयर मेनी अदर एस्पेक्ट्स में केवल एक इसका एक कुछ एक दो एग्जांपल दे रहा था। ब्रॉडर लेवल पे देखें लेफ्ट विंग राइट विंग का, तो जनरली देखिए जो कंजर्वेटिव पार्टी होती है या राइट विंग की पार्टी होती है, वो वो ड्रिवन होती है कि एक उनको ट्रेडिशन को, अपनी परंपराओं को कायम रखना है, जो सोशल ऑर्डर है उसको कायम रखना है। मतलब थोड़ा स्टेटस कोइस्ट होता है। मतलब जब कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, लेफ्ट विंग की बात करें या लिबरल लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स की बात करें, लेफ्ट लिबरल्स की, तो इनकी पॉलिटिक्स में जो है ये इनका बेसिकली इनका मेन है सोशल ऑर्डर को चेंज करना, इकोनॉमिक ऑर्डर को चेंज करना। तो जब आप बहुत ज़्यादा चेंज करने की कोशिश करते हैं तो उसका रिएक्शन ज़्यादा होता है। अगर आप स्टेटस कोइस्ट हैं, ट्रेडिशनलिस्ट हैं, तो उसमें इसलिए आपको बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेस्ट नहीं होगा। ऑफ कोर्स इश्यूज पॉलिटिक्स जो आपका होता है, जब भी चेंज होगा उस पर रिएक्शन होगा, और रिएक्शन बढ़ता चला जाएगा। जितना ज़्यादा पोलराइजेशन शार्पली पोलराइज होता चला जाएगा उतना ज़्यादा रिएक्शन होता चला जाएगा ग्राउंड पे। तो ऐसा नहीं है कि यूपीए के समय में प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा होता था, अभी कम हो रहा है, अलग अलग स्केल पे हो रहा है वो। और ये भी देख सकते हैं गवर्नमेंट उसको हैंडल कैसे करती है। जैसे कॉकरोच जनता पार्टी वाले में था, अब उसको अगर गवर्नमेंट ने ऑर्डर अगर अलाउ नहीं किया होता उनको यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए जंतर मंतर पे, तो फिर अब हो सकता है कुछ और ज़्यादा रिएक्शन हो। लेकिन गवर्नमेंट ने फिर उनको देख लिया, ठीक है आप वेंट आउट कर दो अपना जो भी एंगर है। तो कैसे हैंडल करते हैं इन चीज़ों को, उस पर भी डिपेंड करता है। जी। सरोज जानना चाहते हैं कि राजनीति को कवर करने के आपके जो इस लंबे करियर में आपको कोई ऐसे राजनेता से आप मिले हैं जो एक प्रोग्राम हाउस ऑफ कार्ड्स के किरदार जैसा हो? कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत रणनीतिक हो, राजनीतिक रूप से चतुर हो और हमेशा कुछ कदम आगे रहता हो? और हाँ, अगर आप बता सकें वो कौन है? और साथ ही क्या आपको लगता है कि ऐसे गुणों वाले नेता राजनीति को पहले से कहीं ज़्यादा जटिल बना देते हैं? देखिए फैक्ट है कि एग्जैक्टली उसी तरह का कैरेक्टर नहीं, लेकिन कुछ कुछ मिलता जुलता उस बहुत सारे पॉलिटिशियंस में आपको मिलता है। अलग अलग लेवल पे है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। और ऐसा नहीं कि राजनीति अभी जटिल हुई है, मतलब ये देखिए अगर पॉलिटिक्स पावर के बारे में होता है तो अभी से नहीं, ये सदियों से चला आ रहा है कि पावर के लिए क्या क्या खेल खेले जाते हैं। राजा महाराजाओं के राजा टाइम महाराजाओं के से। टाइम से हो रहा है, तो ये ऐसा नहीं कि नया हो रहा है। हाउस ऑफ कार्ड्स में ऐसा है कि जैसे सारा कुछ जो आपको लगता है कि बुरी चीज या अच्छी चीज एक पॉलिटिशियन, सबको एक दो कैरेक्टर में जो से फोकस कर दिया है उसको, कि जो ये रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिटिशियन। बट जनरली इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हर एक पॉलिटिशियन में आपको दिखेगा। अगर आप उनको ठीक से स्टडी करें, उनका एक्टिविटी जानते हो, तो कुछ ना कुछ आपको सब में मिलेगा वो। जी। हितेश नौटियाल कहते हैं हर राजनीतिक पार्टी महिलाओं के सशक्तिकरण और राजनीति में उनकी ज़्यादा भागीदारी की बात करती है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ज़्यादातर राजनेता राजनीतिक परिवार से ही आते हैं? और भले ही महिलाओं के लिए आरक्षण 33% या 50% तक बढ़ा भी दिया जाए, क्या ज़्यादातर सीटें राजनीतिक परिवार की महिलाओं को ही नहीं मिलेंगी, ना कि पहली पीढ़ी की महिला नेताओं? वो मुझसे भी जानना चाहते हैं मेरा नज़रिया, बट पहले अगर आप इसके बारे में बता सकें। लार्जली मैं इसके फेवर में हूँ। देखिए जहाँ तक रिप्रेजेंटेशन की बात है, अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक स्टोरी की थी जो एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच का जो जी। एक स्टडी था, कि
आपके विमेंस रिजर्वेशन बिल के पास होने के बाद 23 जब वो एक्ट बन गया, उस लेजिस्लेशन के आने के बाद इन्होंने जितने इलेक्शंस हुए हैं, सब में किस पार्टी ने कितने विमेन कैंडिडेट्स फील्ड किए, उसका उन्होंने वो किया हुआ था स्टडी। तो उसमें 24 का लोकसभा इलेक्शन भी है, उसके बाद जितने असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, तो करीब टोटल 21 इलेक्शंस हुए हैं, एक लोकसभा और 20 असेंबली इलेक्शंस। कितने विमेन कैंडिडेट्स फील्ड किए, करीब करीब 40,000 विमेन कैंडिडेट्स थे, उसका इन्होंने स्टडी किया। एवरेज निकला कि विमेन का जो कैंडिडेट्स है जस्ट 10.2%। मतलब इतना आप फील्ड ही करने को तैयार नहीं है विमेन को, हम्म, तो फोर्सिबली भी करना पड़े आपको, अगर मतलब होने के बाद उसमें कुछ गलत नहीं है। मतलब आप देखें जनरल रिजर्वेशन का भी देखिए, बहुत सारे रिजर्वेशन के बारे में आपको लोग मिलेंगे जिनको प्रॉब्लम है, लेकिन एक बार जब बाय फोर्स ऑफ लॉ जब उसको आपने इम्प्लीमेंट किया, तो उसके भी आपको बहुत सारे पॉजिटिव नजर आएंगे। एम्पावरमेंट तो हुआ ही है। अब इसमें भी इमीडिएटली होगा कि राजनीतिक परिवार के लोग आएंगे, ये पॉसिबल है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चूंकि आपको 33% देना है, उतना उसके लिए आपको पिक करना पड़ेगा, ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। और जब तक आप बाय फोर्स नहीं करेंगे, कोई भी पार्टी में आपको दिखेगा कि अपने मन से कोई पार्टी नहीं करती। अब जैसे बीजेपी को देख लीजिए, सबसे फोर फ्रंट पे है कि नहीं हमको 29 पहले रूलिंग पार्टी है, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इन्होंने पास कराई है, 29 में कह रहे हैं कि ये करना है मुझे, इसलिए 131st अमेंडमेंट बिल भी लेके आ रहे हैं वो। लेकिन बीजेपी का अपना देखिए, अभी आपने नोटिस किया होगा, इनके पास 17 चीफ मिनिस्टर्स हैं अभी। जी 17 चीफ मिनिस्टर्स में केवल एक चीफ मिनिस्टर वुमन है, दिल्ली से दिल्ली की रेखा गुप्ता। जी उसके बाद अब देखें बीजेपी के जो स्टेट और यूटी यूनिट्स हैं, 36 हैं आपके प्रेसिडेंट्स। जी 36 में केवल 2 हैं जो विमेन है, एक मणिपुर की और एक अभी बनी है डॉक्टर अर्चना यहाँ पे हरियाणा में, जी आउट ऑफ 36। तो ये रिप्रेजेंटेशन, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उस तरह का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, गवर्नमेंट में नहीं है। टिकट्स देने की बात करें तो वैसे ही है। तो कहीं ना कहीं इसको बाइंडिंग बनाना पड़ेगा। शुरू में जो भी है पॉलिटिकल फैमिली से है, जैसे भी है वो ठीक है, इनिशियल में उसका होगा, बट एक जब अंडर कंपल्सन आपको करना पड़ेगा तो नेचुरली बाकियों को भी मौका मिलेगा उसमें। खैर इस पे मेरे ख्याल से आप ज़्यादा कॉम्पिटेंट है बात करने में, आप इस पे नहीं, इसमें बताइए। मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। जब 2019 के चुनाव हम्म, के समय मैं अमेठी गई थी और वहाँ पर मैं गाँव-गाँव जब घूम रही थी और मैं पंचायत में जो मतलब एक तरह से हेड होते हैं, उनसे बात करना चाहती थी और मुझे ये पता था कि वहाँ महिलाएँ होती हैं। लेकिन जब भी मैं बात करने जाती थी, एक पुरुष ही थे जो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे और वो कह रहे थे कि मैं ही हूँ यहाँ का हेड। हम्म, बाद में पता चला कि वो उनके बेटे हैं जो सच में हेड थी हम्म, और वो उनसे मिलने ही नहीं देते थे। वो सारा जो कोर्ट्स होते थे, सब होता था, वो खुद ऑफ़िशियली देते थे। लेकिन हमने फिर पूरी कोशिश की कि हम उनसे भी मिल पाएँ। लेकिन इसका एग्ज़ाम्पल मैं ये दे रही हूँ कि वो बात ठीक है कि एक लेवल पर ये हमेशा कहा जाता है कि जो महिलाएँ जिनको पावर मिलती है या वो इलेक्ट होके आते हैं, उनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, ख़ासकर जो पुरुष, हम्म। वो उसको चलाते हैं। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने देखा है उसमें चेंज काफ़ी होता है। बदलाव हुआ है। म्युनिसिपल काउंसिल जब मैं 2008-9 में जब कवर करती थी इलेक्शन और अब कवर करती हूँ और वोट्स लेने के लिए उनसे बातचीत करती हूँ, तो अब महिलाएँ खुद आगे बढ़कर बात करना चाहते हैं। तो अगर इस तरह का जो आप कह रहे हैं कंपल्शन होगा, तो महिलाओं को एक मौका ज़रूर मिलेगा कि वो इसको भी एक ऑल्टरनेट करियर के भी तरीके से देखेंगी, जो शायद आम महिलाएँ अभी नहीं देख पाती। तो उनके लिए भी एक ऑप्शन होगा, उनको भी लगेगा कि ठीक है, अगर 33% रिज़र्व किया जा रहा है, तो उनकी भागीदारी भी इसमें हो सकती है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, वो बात आप सही कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल फैमिलीज़ से होंगे, उनके लिए ज़्यादा शायद ईज़ी होगा, लेकिन एक अपॉर्च्युनिटी और महिलाओं को भी मिलेगी कि कम से कम बिकॉज़ ये कंपल्शन है और महिलाएँ आगे आना चाहेंगी। तो मुझे लगता है ये एक अच्छी गुड पहल पॉइंट्स, बट होगी। फैक्ट इज नीलम, बिना कंपल्सन के जो है एक्सेप्ट मीडिया में छोड़ के, मतलब बाकी जो है वुमेन का रिप्रेजेंटेशन देखें, वो कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ लॉ काम करता ही है। जैसे प्रिंट में है, जी, अब प्रिंट में क्या 80% हमारे कॉलीग्स वुमेन होंगे? जी। तो ये हमारे यहाँ ही होता है, कोई कंपल्सन की जरूरत नहीं होती, अपने आप हो जाता है टैलेंट पे। पॉलिटिक्स में वो करना पड़ेगा। जी। आकृति का प्रश्न है, एफसीआरए संशोधन को लेकर क्या विवाद है? कई चीजें देखिए, एक एफसीआरए एक फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल जो आया था, जो अटक गया, मतलब हुँ, गवर्नमेंट उसको पुश नहीं कर पाई,
तो अभी तक अटका हुआ है, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम था। एफसीआरए रूल्स जो आया है अभी कुछ सप्ताह पहले, 10-15 दिन पहले आया है, उसमें काफ़ी क्रिटिकल हो रहा है। देखिए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की बात करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये पहली बार इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी पीरियड में लाया था। 1976 में एफसीआरए आया था, और उस समय एफसीआरए इसलिए लाया गया था कि वही इंदिरा गांधी को जो शक था कि अरे सारे फॉरेनर्स जो हैं मतलब हमारे इंडिया के पॉलिटिकल प्रोसेसेस में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो एक डर था इंदिरा गांधी का, उसके बाद एफसीआरए आया। इंटरेस्टिंग पार्ट है कि इमरजेंसी खत्म हो गया, बहुत सारी चीज़ें सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स ने जो है इमरजेंसी वाली ख़त्म की और अब तक आप काला दिन के रूप में मनाते हैं। हम्म, लेकिन एफसीआरए को और सख्त से सख्ती लगातार बनाया जा रहा है। जो इंदिरा गांधी इमरजेंसी में लेके थे, उनकी अपनी जो इनसिक्योरिटीज़ थी, वो रिफ्लेक्ट कर रहा था एफसीआरए जब आया था। उसके बाद देखिए आप 2010 में जो यूपीए गवर्नमेंट थी, और उसका जो है सो रजिस्ट्रेशन, उसकी रिपोर्टिंग, उसको और टाइट किया गया। हम्म, इस गवर्नमेंट ने फिर से इस और किया टाइट, 20 में किया, फिर से एक अमेंडमेंट बिल लेके आई। उस बिल का प्रॉब्लम जो है, जो काफ़ी अपोजिशन काफ़ी क्रिटिकल रही है उस पे, वो बिल क्या कहती है कि जैसे एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी होगा, सपोज आपका, आप एक एनजीओ हो मान लो, आपका रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल होना है, आपने रिन्यू नहीं करवाया, या फिर आपको रिजेक्ट कर दिया गया रिन्यूअल का एप्लीकेशन, हम्म, या फिर किन्हीं कारणों से एक्सपायरी जो डेट है, मतलब लास्ट उसके पहले तक आप रिन्यू नहीं करवा पाए एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से, तो आपके जो एसेट्स हैं वो चला डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। उन्होंने डिफाइन नहीं किया कौन हो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, कोई भी हो सकता है, उसको वो टेक ओवर कर लेगा। आपके सारे एसेट्स जो है वो आपको सीज कर सकता है, वो एसेट्स को किसी भी मिनिस्ट्री को दे सकता है, या उसको बेच के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा जमा कर सकता है। मतलब इतना प्रेशर एनजीओ पे कि आपका रजिस्ट्रेशन पे, अच्छा एसेट्स केवल ये नहीं है कि जो आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन से लिए हैं, हम्म, हो सकता है आपने अब तक जो एसेट्स क्रिएट किए हैं उसका छोटा सा पार्ट भी अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन से बना है, तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन गया तो सारा का सारा एसेट्स आपका वो ले सकते हैं डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, जब तक आपका रिन्यूअल ना हो। अच्छा, इसमें आपका अपीलेट अथॉरिटी आपका कौन है, फिर वही डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है कि अगर वो सेटिस्फाइड है कि ठीक है आपको वापस कर देते हैं तो कर दिया, और नहीं तो फिर बेच के आप कंसोलिडेटेड ऑफ इंडिया में कर दो इसको। हम्म, अब देखिए इसमें कितना बड़ा जो सेंटर का होगा, एक तो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी आप किसी को अपॉइंट कर लीजिए, दूसरा रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल का, कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिले से आपने रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया हुआ है, नहीं किया मतलब अथॉरिटीज बैठे हुए रिन्यू नहीं कर रहे हैं, हम्म, आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब आपका लास्ट एक्सपायर कर जाएगा, आपका एग्जिस्टिंग जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो बैठ जाएंगे, नहीं कर रहे हैं, बस जिस तरह डिले होता रहता है सरकार में काम को, सर उसकी भी गलती रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन की भी, फिर भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो होगा आपका, वो आपका एसेट सारे सीज कर सकती है। तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, तो उस पर ये सारा प्रोटेस्ट हो रहा है कि आप सीधे मतलब स्पेशली सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को आप मतलब इस तरह से फोर्स करना चाह रहे हैं। वो तो हुआ बिल का, तो खैर इतने प्रोटेस्ट हुए, उसके बहुत सारे भाग हैं कि बहुत लंबा मैं इस पर डिस्कस नहीं कर सकता, काफ़ी कुछ बिल में है उसमें। तो एक मेन जो प्रोटेस्ट जिन इशू को लेके है उसका मैंने बात किया है, खैर वो तो रुक गया पार्लियामेंट में, तो फिर इसके बाद एफसीआरए रूल्स लेके आए। ये रूल्स भी, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जिसमें है कि आप कहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन आपका वो होगा, मतलब किस पर्पस के लिए आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, आप स्पेसिफाई कीजिए कि किस पर्पस के लिए है और किस एरिया में, किस स्टेट में काम होगा। पहले था कि आप कह देते थे कि अच्छा ठीक है हमारा रिलीजियस वर्क है, या हम्म, इकोनॉमिक फील्ड में वर्क है, सोशल सेक्टर में है, ओवरऑल, एजुकेशन में है, बोल दिए हो गया। अब है कि नहीं एग्जैक्टली उसमें बताइए कि किस में है और क्या एक्टिविटीज़ है। और पहले आप अभी आप बेस्ड हैं दिल्ली में, आप काम कर सकते हैं, मुंबई में, महाराष्ट्र में, कहीं भी आप अपना कर सकते हैं। अभी है कि नहीं, आप एरिया स्पेसिफिक होगा, और हर एक इंडिविजुअल वर्क के लिए आपको फ़ी भरना पड़ेगा, हर एक इंडिविजुअल चीज़ों के लिए आपको बताना पड़ेगा। अब सपोज आप एक रिलीजियस एक्टिविटीज़ में हैं, तो उसमें जैसे उन्होंने क्लियर कहा है कि प्रोसिलिटाइजेशन उसमें अलाउड नहीं होगा, उसको आप नहीं कर सकते कभी भी। तो जनरली एक आइडियोलॉजी जानते हैं, एंटी कन्वर्जन जो अभी चल रहा है गवर्नमेंट का पुश उस पे,
सारे एंटी कन्वर्जन बिल स्टेट हम्म। आफ्टर स्टेट सब ले ही आई है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि कहीं भी प्रोसेलिटाइजेशन एक्टिविटी में पाएगा तो फिर आप उसमें एक्शन होगा। तो एक वो स्पेसिफिक किया गया है, प्लस एरिया स्पेसिफिक, तो प्लस ये कि आपके साथ जो भी इन्वॉल्व है, आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स क्या है, कौन फंक्शनलीज है, उनका क्या एक्टिविटीज है, आपके पब्लिकेशंस क्या हैं, आपका उसमें जो इसे कहते हैं कोई पॉलिटिकल इंटेंट नहीं होना चाहिए आपके काम में। तो ये नहीं है कि आप अगर फिर आप जाके आप डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, जो काफ़ी एनजीओ उसमें करती है गवर्नमेंट के खिलाफ, काफ़ी कुछ उठाते रहते हैं, उसको कभी भी गवर्नमेंट कहती है पॉलिटिकल इंटेंट है इनका, कैंसिल करो, एक्शन लो। तो एक टाइटन करने का जो है कि पूरा एक गवर्नमेंट का पूरा होल पूरा टाइटन हो जाए। आपको पता है कि जो जितने रिपोर्ट्स आए हैं अब तक, करीब करीब 20,000 एनजीओ के लाइसेंसेज अब तक कैंसिल हो चुके हैं। गवर्नमेंट स्पेसिफिक डिटेल्स लेके नहीं आती कहाँ कैसे, लेकिन एक वही जो मैंने शुरू किया था बोलना कि जो 76 में जिसको लाया गया था, जिसमें कि इंदिरा गांधी की इनसिक्योरिटी थी कि सब फॉरेन पावर्स जो है सब उसको खत्म करना चाहते हैं, वही। बल्कि वो अब तक जो है सो किसी न किसी फॉर्म में जो भी सरकारें आती गई लेकिन कंटिन्यू करता ही रहा। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को लेकर अतुल भारद्वाज का प्रश्न है, वो जानना चाहते हैं कि जो अभी मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल का फ़ायदा उठाने की क्या ये ब्लॉक एक तरह से योजना बना रही है? प्रॉब्लम यही है कि अपोजिशन का जो है कि योजनाएं ही बनती रहती है और योजना सारे सोशल मीडिया में सिमट के रह जाती है। सोशल मीडिया से फाइट करना, आप मतलब पॉलिटिक्स करना, वो काम नहीं करता। अब योजना सारा होता है, अच्छा ठीक है, अपने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ यहाँ स्टेटमेंट दे दिया, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया। इससे जो उथल-पुथल आपको दिख रहा है, उसको आप अगर पॉलिटिकली उसको आप कैपिटलाइज़ करना चाहेंगे उसके लिए आपको फील्ड में उतरना होता है। हुँ। अब ठीक है, राहुल गांधी ने जैसे आपके नीट एग्ज़ाम को लेके शुरू हुआ तो ठीक है, कोटा में जाके मोबिलाइज़ करने की कोशिश स्टूडेंट्स को, और ठीक रिस्पॉन्स भी मिला। 2-3 जगह और भी जा रहे हैं। लेकिन ये रैंडम आज यहाँ 10 दिन बाद दूसरी जगह, 20 दिन बाद दूसरी जगह, इससे सस्टेन्ड कैंपेन नहीं चलता। अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट अनपॉपुलर हो रही है तो वो सस्टेन्ड कैंपेन ग्राउंड में करना होता है, जो कि हुँ। अपोजिशन में अब तक वो दिखा नहीं इंटेंट अभी तक। उसी से जुड़ा एक और हुँ। प्रश्न है हमारे व्यूअर का, वो जानना चाहते हैं मॉनसून सत्र आने वाला है, तो कांग्रेस पार्टी इसकी क्या तैयारी कर रही है? क्या वह अपने उसी वो कहते हैं रवैये को जारी रखेगी जिससे उसने अभी तक चुनाव में बड़ी सफलता नहीं मिली है, और फिर टीएमसी के कमज़ोर होने या डीएमके के साथ मतभेदों को देखते हुए कुछ और अलग करने की इस बार कोशिश करेगी? देखिए, अगला मॉनसून सेशन इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक पॉलिटिकली एक बहुत इम्पोर्टेंट मोमेंट है वैसे भी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पार्टीज़ टूट रही हैं, अपोजिशन हुँ। पार्टीज़, तो गवर्नमेंट का पूरा है कि हम किसी भी तरह से 131st अमेंडमेंट बिल जो लाए वो, हुँ। उसको फिर से लाके हम पास करें। उसका मेन इंटेंट है कि डिलिमिटेशन करना, परिसीमन करना है अगले लोकसभा इलेक्शन के पहले। जिसका कि जिसको अपोजिशन को लगता है अगर वो हो गया तो फिर ये खत्म हो जाएगा, मतलब फिर अगला इलेक्शन गया, उसका अगला इलेक्शन गया, तो ये सोच रहे हैं कि परिसीमन से इनको बहुत ज़्यादा डर है। हुँ। जिस तरह से टूट रही है एक-एक करके पार्टीज़, केवल टीएमसी, आप सब देख रहे हैं, आप पंजाब में कुछ कोशिश चल रही है, सब जगह कोशिश चल रही है उसको तोड़ने की, कि किसी तरह से 2/3 मेजॉरिटी इनके पास आ जाए, हुँ। मतलब प्रेजेंट इन वोटिंग करके देखें तो। वो हो गया। अच्छा, उसमें बहुत कुछ डिपेंड करेगा, जैसे कि डीएमके का क्या हुआ, डीएमके के 22 एमपीज़ हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो अपोजिशन के साथ रहते हैं या बॉयकॉट करते हैं या गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं इस बिल पे, उन बहुत क्रूशल रोल रहेगा। तो अभी जो आप अपोजिशन पार्टी का अभी जो स्ट्रैटेजी देख रहे हैं कि ठीक है, कांग्रेस ने जैसे छोड़ तो दिया डीएमके को, टीवीके के साथ आ गई तमिलनाडु में, लेकिन ये आउटरीच हो रही है, ये लगातार डीएमके से बात कर रहे हैं, मनाने की किसी तरह से अपने कैंप को इंटैक्ट रखो। बिकॉज़ एक तो डिलिमिटेशन वाला इनका हो गया, दूसरा मेजर बिल जो इस पे इनका है कि वन नेशन वन इलेक्शन। हुँ। जेपीसी जो है उस बिल पे रिपोर्ट सबमिट करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट सबमिट हुआ, उसके बाद अगर इनके पास नंबर्स आ गए तो उसको भी पुश करेंगे। तो ये दोनों अगर पास हो गए। पास हो गए, तो उसके बाद अपोजिशन बहुत ही ज़्यादा बैकफुट पे होगी। तो ये सारी कोशिशें अभी है कि किसी तरह से नंबर्स डिनाई करो गवर्नमेंट को उस तरह का। एक आखिरी प्रश्न लेना चाहूँगी हमारे व्यूअर हैनिबल का। वो पूछ रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के साथ क्या हो रहा है? उनकी गति, प्रकृति और भविष्य की क्या स्थिति है? देखिए, ग्राउंड पे जब ये आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, तो उस तरह से वो
जो आपने सोशल मीडिया फिनोमिनन देखा था कि अचानक हम्म, पूरी कंट्री बात कर रही थी कि जो इस ट्रैक्शन। तरह का आ रहा है, वो ट्रैक्शन अचानक जब जंतर मंतर में बैठे हुए हैं कई दिन से, ये डिमांड करते हुए कि जब तक एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन नहीं होगा ये नहीं करेंगे तब तक। लेकिन अब भीड़ जाके देखेंगे मुश्किल 30 40 50 लोग तो एक भी दिन में कभी अजय तो ऐसे मिलता है। सोना वांगचुक भी है, वो सब ज्वाइन लोग कर चुके हैं, अब फास्ट भी चल फास्ट रहा भी है शुरू कर उनका। चुके हैं, लेकिन वो ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है जिस तरह से शुरू हुआ था। सोशल मीडिया पे भी नहीं। हाँ, उस तरह से नहीं हो रहा है, बिकॉज एक देखिए उसमें और भी है कि बाकी लोग नहीं जुड़े, बाकी पॉलिटिकल पार्टी ने डिस्टेंस किया हुआ है। अब कांग्रेस जैसे, कांग्रेस कोशिश करिए कि हम अपना आउटरीच करें, तो कांग्रेस को अगर नीट यूजी को लेकर उन्होंने देखा कि काफ़ी रिजेंटमेंट है, काफ़ी गुस्सा है स्टूडेंट कम्युनिटी में, तो कांग्रेस ने अपना आउटरीच शुरू किया, अलग अलग पार्टी अपना आउटरीच शुरू कर रही है। हम्म, तो इस चक्कर में सीजेपी जो है उसका जो सपोर्ट चाहिए होगा, देखिए सीजेपी तो एक अचानक सोशल मीडिया फिनोमिनन सेटअप हुआ, पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं कोई, तो अचानक आप बैठेंगे तो लोग लाने से लेके उसको उस तरह से पब्लिसाइज करना, मैनेज उसको करना। करना वो बहुत मुश्किल है। अभी जो लग रहा है, अभी मेरा जो असेसमेंट है अभी, आज एज ऑफ टुडे, मतलब वो फिजल आउट कर रहा है अभी जो लग रहा है कि कोई कोई अट्रैक्शन नहीं मिल रहा है। जी, हमारे व्यूअर्स के सारे सवालों का जवाब देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हम हाज़िर होंगे अगले सप्ताह। आप अपने प्रश्न, अलग-अलग प्रदेशों से जुड़े प्रश्न ज़रूर भेजें।